हेलो गाइस, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की एक नई क्लास में जिसमें हम 11 नवंबर 2019 शिफ्ट 2 के आखिरी डिसिप्लिन के बारे में बात करने वाले हैं। आज ऑफिशियली हम 11 नवंबर शिफ्ट 2 खत्म कर देंगे और कल से हम स्टार्ट करेंगे शिफ्ट 3। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन। लो जी, देखना, सिर्फ हिंदी में देखना। फिलहाल निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विज्ञान संबंधी होने के लिए एक परिकल्पना द्वारा संतुष्ट होनी चाहिए? पहला, यह सबूत के अनुरूप होनी चाहिए। दूसरा, यह प्रासंगिक डेटा के साथ समर्थन के द्वारा परीक्षण योग्य होना चाहिए। इंग्लिश में विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय। यहाँ पे इमेजिनेशन नहीं है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। वही बात है कि ऑफिशियल आंसर की हिंदी में आई थी तो यहाँ पे कन्वर्ट किया, इसलिए गलती हो गई है। हाइपोथेसिस, यहाँ पे हाइपोथेसिस। असली क्वेश्चन आप ये देख लो, असली नहीं बेसिकली कन्वर्टेड क्वेश्चन है, बट यहाँ कन्वर्जन ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय अ हाइपोथेसिस टू बी रिलेटेड टू साइंस। अब पहली बात ये आती है कि हाइपोथेसिस है क्या भला, कैसे होती है इसमें चीजें, और ये कौन सी कंडीशंस के बारे में बात कर रहा है। पहला ऑप्शन है इट शुड कॉरस्पॉन्ड टू द होल। सेकंड इज इट शुड बी टेस्टेबल विद सपोर्ट विद रेलेवेंट डेटा। देखते हैं अब। लो भाई, 510 ब्लॉक एक पेज नंबर 15। पहली बात, हाइपोथेसिस होती क्या है? हाइपोथेसिस कुछ नहीं होती, हमारे प्रीवियस डेटा पे, प्रीवियस एक्सपीरियंस पे, प्रीवियस नॉलेज पे, प्लस हमारी ऑब्जर्वेशन को देखते हुए जो हम एक टुचा सा रूल बनाते हैं। टुचा मतलब रूल, मतलब जो पक्का नहीं है अभी, वो होती है हाइपोथेसिस। ठीक है। अब कोई भी साइंस में हाइपोथेसिस होती है, वो जब तक हाइपोथेसिस नहीं मानी जाती, जब तक वो दो कंडीशन फॉलो नहीं करती। पहली कंडीशन ये है, इट शुड बी कंसिस्टेंट विद द एविडेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपने कभी चलते चलते पानी में जो एक मोटा लक्कड़ है, फिर लकड़ी का जो पीस है, वो तैरते हुए देख लिया। तो आपने शायद अपने प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से, हाँ भाई आपने पहले कभी देखा था, अभी ऑब्जर्वेशन कर ली, तो आपने एक हाइपोथेसिस बना दी, आपके हिसाब से बना दी कि पानी हमेशा लकड़ी पे तैरती है। सॉरी, लकड़ी हमेशा पानी पे तैरती है, उल्टा बोल दिया मैंने। तो बना दिया हाइपोथेसिस। अब पहली कंडीशन ये बोली हुई है कि इट शुड बी कंसिस्टेंट विद द एविडेंस। मतलब कि आप दुनिया में कोई भी लकड़ी लिया, वो पानी पे तैरनी चाहिए। तो पहला ये कि जो एविडेंस है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है? इट शुड बी टेस्टेबल बाय सपोर्टिंग विद द रेलेवेंट डेटा। कि जो आपने हाइपोथेसिस बनाई है उसकी टेस्टिंग भी होनी चाहिए। ऐसा ना कोई ऐसा एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट बना दिया, आपने बोल दिया भाई मैं ही मानता हूं ये, तो भाई उससे कोई टेस्ट, कोई प्रूफ तो दिखाओ। सेकंड इज इट शुड बी टेस्टेबल बाय द सपोर्टिंग इट विद रेलेवेंट डेटा। तो ऑफिशियल पेपर में यही लैंग्वेज आई थी, शुड बी कंसिस्टेंट विद द एविडेंस एंड शुड बी टेस्टेबल बाय सपोर्टिंग विद द रेलेवेंट डेटा। अब वो कन्वर्जन हुई है, इसलिए क्वेश्चन खराब हो गया। बाकी इसके दोनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इट शुड कॉरस्पॉन्ड टू द एविडेंस, यहाँ पे आएगा, होल्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, एविडेंस आएगा। और इट शुड बी टेस्टेबल विद सपोर्टिंग इट विद रेलेवेंट डेटा। पॉइंट इज क्लियर? कोई दिक्कत आएगी नहीं। बोथ 1 and 2 इसका उत्तर है। समझ गए? अगला क्वेश्चन। Which of the following statement regarding lesson plan developed by teacher is or are correct? It reflects interest and heads. ये heads नहीं है, ये needs है। क्या है? needs। ऑफिशियल पेपर में भी यहाँ पे हेड से लिखा हुआ है। उनसे जो ऑफिशियल पेपर की बात कर रहा हूँ, जो डिसीजन दिया था, उसमें भी यहाँ पे हेड से लिखा हुआ है। उनसे भी टाइपिंग मिस्टेक हुई है क्या, जो भी मिस्टेक हुई है। इट रिफ्लेक्ट्स इंटरेस्ट एंड नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये छात्रों के हित और प्रमुखता को दर्शाता है। दूसरा, इट को रिलेट्स विद द टीचर फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। बिल्कुल, बट लेसन प्लान दोनों ही चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें भाई बच्चे क्या सीखना चाह रहे हैं वो होनी चाहिए, प्लस आपकी फिलोसफी क्या है, आपको लर्निंग बाय डूइंग की फिलोसफी है, या फिर आप मतलब किस तरीके से पढ़ाना चाह रहे हो, वो भी फिलोसफी इसके अंदर इनबाइब होती है, मतलब छुपी हुई होती है। तो बोथ 1 and 2 इसका उत्तर है। बाकी अगर ये क्वेश्चन देखना है, 510 ब्लॉक 2 पेज नंबर 18, 510 ब्लॉक 2 पेज नंबर 18 पे मैं आपको दिखा देता हूं। ये रहा, अ वेल डेवलप्ड लेसन प्लान। अ वेल डेवलप्ड लेसन प्लान रिफ्लेक्ट्स इंटरेस्ट एंड नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये लाइन उठाई गई है। इट फीचर्स बेस्ट प्रैक्टिस फॉर करिकुलम ट्रांजेक्शन। इसमें बेसिकली हमारे बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, जिसकी वजह से हम जो करिकुलम है बच्चों तक ट्रांसफर कर सकते हैं। द लेसन प्लान कोरिलेट्स विद द टीचर फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। जैसा टीचर चाह रहा है, टीचर की पर्पस क्या है, क्या पढ़ाना है, उसको कैसे पढ़ाना है, वो उससे कोरिलेट करना चाहिए। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि रुडियार्ड क्लिपनिक साहब ने दी थी, 5 Ws and 1 H। 5 W में वाई, वेन, वेयर, वट, हु, और एक H में हाउ। ये इसका सवाल भी आगे आने वाले पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा, तो मेक श्योर आप इसको भी ध्यान में रख लो। पॉइंट इज क्लियर? तो इसके दोनों ही उत्तर ठीक है। आगे चलते हैं। अ मिक्सचर ऑफ 50 लीटर हैज मिल्क एंड वाटर इन रेशियो
4:1, 5, 50 लीटर का एक भाई घोल है जिसके अंदर 4:1 में मिल्क है और वाटर है, दूध है और पानी है। यदि इस मिश्रण में और दूध मिलाया जाता है ताकि दूध और पानी का जो अनुपात है रेशियो 9:1 हो जाए, तो बताओ कितना दूध मिलाया गया। समझ गए? मैं आपको एक बता देता हूँ, कुछ नहीं हुआ। ये एक कंटेनर में 50 लीटर सॉल्यूशन था जिसमें से 4:1 मतलब 4 दूध था, 1 पानी था, तो ये मिल्क था और ये वाटर था। 4:1 मतलब टोटल 5 सॉल्यूशन, सॉल्यूशन टोटल कितनी 5 है। इस 5 की वैल्यू कितनी है 50 लीटर, जो कि ये है पूरी। 50 5 की वैल्यू 50 मतलब 1 की वैल्यू 10, तो मतलब फिलहाल 40 लीटर तो इसमें मिल्क है और 10 लीटर इसमें वाटर है। अब हुआ क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इसमें दूध मिलाया गया है, तो वाटर की जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगी। 10 लीटर अभी थी तो 10 लीटर भी बाद में रहेगी, उसमें सिर्फ दूध मिलाया गया ना, तो ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। मिलाने के बाद क्या हुआ, 9:1 हो गई है दूध और पानी की अनुपात, पानी का अनुपात। अब मैं क्या कह रहा हूं, जो वाटर है ये तो सेम ही रहा, वाटर तो हमने मिलाया नहीं है, इसका मतलब इस एक की वैल्यू कितनी है 10। अगर एक की वैल्यू 10 आ गई तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90। तो पहले 40 लीटर दूध था, अब दूध हो चुका है इसमें 90 लीटर। कितना मिलाया गया, कितने की बढ़त आ गई 50 की। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन था कि 50 लीटर इसमें दूध मिलाया गया। आसान सा क्वेश्चन था ये तो, मुंह जुबानी हो जाता, लिखने की कोई जरूरत पड़ती नहीं। समझ गए? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट या फिर कौन सा कथन सही नहीं है। पहला देखते हैं, अ क्वाड्रिलेटरल विच हैज ऑल राइट एंगल्स इज अ रेक्टेंगल। ठीक है भाई, देखते हैं। एक चतुर्भुज जिसके सभी कोण समाकोण होते हैं वो आयात कहलाता है, बिल्कुल ठीक बात है। देखते हैं ठीक है कि नहीं, देखते हैं अभी। अ क्वाड्रिलेटरल विच हैज इक्वल साइड्स एंड ऑल राइट एंगल्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर। एक समान लंबाई की भुजाओं तथा सभी कोण समकोण वाले एक चतुर्भुज को वर्ग कहा जाता है। देखते हैं ठीक है कि नहीं। अ पैरेललोग्राम विच हैज राइट एंगल इज नॉट, पैरेललोग्राम विच हैज राइट एंगल इज नॉट अ रेक्टेंगल। एक समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समाकोण है को आयात नहीं कहा जा सकता। अ क्वाड्रिलेटरल विच हैज इक्वल साइड्स इज कॉल्ड रोम्बस। तो ठीक है भाई, पहली बात ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर उसकी साइड्स इक्वल नहीं है, अगर उसकी साइड्स इक्वल नहीं है बट एंगल 90 डिग्री का है, अगर उसकी साइड्स 90 डिग्री नहीं है बट सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, तो वो अपने आप रेक्टेंगल बन जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अ क्वाड्रिलेटरल विच हैज इक्वल साइड्स एंड ऑल राइट एंगल्स इज सेड टू बी स्क्वायर। ठीक है भाई, अगर ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसकी सारी साइड्स बराबर हो और एंगल भी 90 डिग्री का हो तो स्क्वायर कहलाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। चौथा, अ क्वाड्रिलेटर विच हैज इक्वल साइड्स, जिसकी साइड्स इक्वल हो बट क्या कोई एंगल उंगल कोई जिक्र ना किया हो, तो वो रोम्बस कहलाएगा। पॉइंट इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। पैरेललोग्राम विच हैज अ राइट एंगल इज नॉट कॉल्ड अ रेक्टेंगल, ये गलत है, इधर नॉट लगाया है वैसे भी नेगेटिव पॉइंट है। बाकी शायद आप इसको पकड़ गए हो, है ना, पकड़े ना हो तो मैं आपको समझा देता हूँ, रुक जाओ जी। 504 ब्लॉक 2 पेज नंबर 59, 504 ब्लॉक 2 पेज नंबर 59 पे हम ओपन कर देते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन उठाया गया है जहां पे हमने कैटेगरीज ऑफ क्वाड्रिलेटर पढ़ा था। अ क्वाड्रिलेटरल विच हैज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल को क्या कहेंगे, ट्रेपीजियम। ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसकी एक पेयर ऑफ जो साइड्स है वो पैरेलल हो, उन्हें हम कहेंगे ट्रेपीजियम। पैरेललोग्राम, अ क्वाड्रिलेटरल विद बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। जिसकी दोनों साइड्स पैरेलल होंगी, इधर वाली भी इधर भी, पेयर की बात कर रही है, पेयर की, इधर की और इधर की, तो उसे हम पैरेललोग्राम बोलेंगे। अगर क्वाड्रिलेटरल के पास चारों के चारों राइट एंगल हैं तो उसे हम रेक्टेंगल बोलेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। रोम्बस, अ क्वाड्रिलेटरल जिसके पास 4 इक्वल साइड्स है तो उसे हम रोम्बस बोलेंगे। और ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके पास चारों साइड्स इक्वल भी हैं और सारे के सारे जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री है तो उसे हम स्क्वायर बोलेंगे। बस ये बात यहाँ से उठाई गई है। उन्होंने क्या किया, ये रेक्टेंगल वाली है, अ क्वाड्रिलेटरल विद ऑल 4 एंगल्स टू बी राइट एंगल इज अ रेक्टेंगल। इस पहली बात तो इस 4 को हटा दिया और इस रेक्टेंगल में लगा दिया नॉट। बस ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, आपको पता लग गया होगा। बाकी इसका उत्तर मैंने आपको बता ही दिया, कोई दिक्कत नहीं। इंक्लूजन मीन्स द प्रोसेस ऑफ, इंक्लूजन समावेश का मतलब है क्या, एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद SEN alongside their peers in mainstream school। SEN का मतलब है स्पेशल एजुकेशनल नीड्स वाले बच्चे। स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाले बच्चों में सिर्फ डिसेबल्ड बच्चे नहीं आते, उसमें हर बच्चा आता है जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी है, फिर लर्निंग डिफिकल्टी है, उसमें वो बच्चा भी आता है। जिसको इमोशनल डिफिकल्टी है रिगार्डिंग पढ़ाई के, वो बच्चा भी उसमें आता है। ठीक है, तो SEN में सिर्फ डिसेबल्ड बच्चे नहीं आते, आप इसको याद रखना। SEN स्पेशलाइज्ड एजुकेशन, सॉरी, स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाले बच्चों को लो, बच्चों के लिए हमने
क्या लॉन्च किया हुआ है? आईईपी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, हर बच्चे के साथ उसके अकॉर्डिंगली उसको पढ़ाया जाएगा। तो वही लिखा हुआ है, एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद एसईएन अलोंगसाइड देयर पीयर्स इन मेनस्ट्रीम स्कूल। देखते हैं इंक्लूजन की बात करिए, इंक्लूसिवनेस क्या होती है। एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद एसईएन इन मेनस्ट्रीम स्कूल्स बट इन डिफरेंट क्लास। एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद एसईएन विद द सेम करिकुलम इन स्पेशल स्कूल्स। एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद एसईएन इन स्पेशल स्कूल्स विद डिफरेंट करिकुलम। पहली बात, इंक्लूजन की बात आपने को पता ही होगी। इंक्लूजन का मतलब क्या होता है कि कोई भी किसी भी तरह का बच्चा वो नॉर्मल बच्चों के साथ और नॉर्मल स्कूल में बैठ के पढ़ेगा। समझ गए? तो पहली बात, ये जो यहाँ पे भी स्पेशल स्कूल्स की बात करी गई है, स्पेशल स्कूल्स की बात करी गई है, तो इसका कंसेप्ट ही गायब कर देते हैं इंक्लूजन का। प्लस दूसरी बात, ये पढ़ मेन स्ट्रीम स्कूल में रहा है बट डिफरेंट क्लास में पढ़ रहा है, ये इंटीग्रेशन होती है। समझे? जिसमें बच्चा आता नॉर्मल स्कूल में ही है बट जब कोई पीरियड होता है तो वो अपने अकॉर्डिंगली अलग रिसोर्स रूम में जाके पढ़ता है। मतलब उन बच्चों के साथ बैठ के नहीं पढ़ता, रिसोर्स रूम में जाके पढ़ता है, मतलब डिफरेंट क्लास में जाके पढ़ता है। इसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन। लास्ट में आ गया है ये वाली चीज, एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद एसईएन अलोंगसाइड देयर पीयर्स इन मेन स्ट्रीम स्कूल। एक ही क्लास में जब बैठ के वो पढ़ते हैं, इट इज कॉल्ड इंक्लूजन। पॉइंट इज क्लियर? कोई दिक्कत आएगी नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट्स कैन बी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट्स कैन बी टेकन टू वर्क फॉर पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन। थोड़ी इंग्लिश में गलत लिखी हुई है। पोर्टफोलियो मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से छात्रों के कौन या फिर कौन से कार्यों को काम में लिया जा सकता है कि पोर्टफोलियो में इनमें से कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की जा सकती हैं। पहला, लिस्ट ऑफ स्टोरी बुक्स रेड बाय अ चाइल्ड, देखते हैं। कलेक्शन ऑफ लीव्स एंड ऑब्जेक्ट्स, देखते हैं। सेल्फ असेसमेंट शीट सैंपल्स ऑफ चिल्ड्रन। अब ना पोर्टफोलियो में बच्चे की वो हर चीज होती है जो उसने बनाई हो, जो उसने कलेक्ट करी हो, जो उसने इकट्ठा करी हो, या उसने कोई टेस्ट दिया हो, या फिर उसने खुद की सेल्फ असेसमेंट करी हो। बच्चे का मतलब पूरा कोरा चिट्ठा उस पोर्टफोलियो में आप रख सकते हो। मतलब पोर्टफोलियो में कुछ भी रख सकते हो जो बच्चे ने आज तक किया हो, कोई प्रोजेक्ट बनाया हो, कोई चार्ट बनाया हो, है ना, कोई पोएम लिखी हो, कुछ भी, कोई स्टोरी बुक पढ़ी हो, सब कुछ लिख सकते हो आप। तो पहला ठीक है, लिस्ट ऑफ स्टोरी बुक्स रेड बाय चाइल्ड, ठीक है। कलेक्शन ऑफ लीव्स एंड ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। सेल्फ असेसमेंट जो उसने खुद की पेपर करी वो भी आप रख सकते हो। तो इसका 1, 2 एंड 3। बाकी अगर ये क्वेश्चन आपको देखना है पोर्टफोलियो का, 505 ब्लॉक 3, सॉरी 509 ब्लॉक 3 पेज नंबर 106। 509 ब्लॉक 3, 2 सेकंड दीजिएगा, पेज नंबर 106, 106। लो जी, पोर्टफोलियो असेसमेंट। पोर्टफोलियो एक पर्पसफुल कलेक्शन होता है स्टूडेंट के वर्क का, और इसमें हर चीज इंक्लूड होती है, हर चीज जो आप सोच सकते हो। उसके रिटर्न मटेरियल्स, कोई उसकी वर्कशीट है, क्रिएटिव राइटिंग है, टेस्ट है, रिपोर्ट है, कोई आउटसाइड द क्लासरूम कोई एक्टिविटी करी है वो इंक्लूड होती है। उसने कोई भी ड्राइंग बनाई हो वो भी इंक्लूड रहेगी, कोई उसने क्राफ्ट वर्क किया हो वो भी इंक्लूड रहेगा, उसने कोई ग्रीटिंग कार्ड बनाया वो भी इंक्लूड रहेगा, उसने अगर किसी को लेटर लिखा हो वो भी इंक्लूड रहेगा, कोई उसने स्टोरी बुक पढ़ी हो वो भी रहेगी इसके अंदर, उसने कुछ इकट्ठा किया हो, कोई टेक्सटाइल या फिर टेक्सटाइल मतलब कपड़े, क्योंकि वहाँ पे कन्वर्जन करी गई है तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होगी है। वहाँ पे क्लोथ आ गया, टेक्सटाइल का मतलब वैसे कपड़े ही होता है। अच्छा, कोई डायरी में पैराग्राफ लिखा है उसने, वो भी इंक्लूड होगा। और उसने कोई सेल्फ असेसमेंट की शीट है जो उसने खुद की असेसमेंट खुद ही करी है तो वो भी उसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, मैं आपको निकालता हूँ वापस उधर ही। तो क्लियर कर दिया, कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट टर्म स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। स्पेशल एजुकेशनल नीड्स SEN, देखो दो चीज होती हैं, एक SEN होता है, एक SEND होता है। SEN का मतलब स्पेशल एजुकेशनल नीड्स, बच्चों को पढ़ सकती है रिलेटेड टू किसी भी प्रॉब्लम, और एक होता है SEND, स्पेशल एजुकेशन नीड्स एंड डिसेबिलिटीज। तो इन दोनों की आप फुल फॉर्म याद रखना। क्या स्पेशल एजुकेशन नीड्स सोलली पर्टेन्स टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, पूरी तरह से विकलांग बच्चों को संबंधित है? बिल्कुल नहीं भाई, इसके अंदर हर वो बच्चा आएगा जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी भी है, जो डिसेबल्ड भी है, और कोई सोशली इमोशनल डिस्टर्ब है वो बच्चा भी इसके अंदर आएगा। मतलब बेसिकली जिसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, ऐसे नहीं कि नॉर्मल बच्चा भाई हमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो हमें नहीं भाई, जिसको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम दिक्कत है वो इसमें हर बच्चा इंक्लूड होगा। फॉर चिल्ड्रंस विद इंडिविजुअल एजुकेशन नीड, बिल्कुल ठीक बात है भाई। जो SEN बच्चे होते हैं और SEND वाले, देखो SEN होते हैं, एक SEND होते हैं, ये होता है स्पेशल एजुकेशन नीड्स एंड डिसेबिलिटीज, ये स्पेशल एजुकेशन नीड्स। तो इनके लिए हमने IEP लॉन्च किया हुआ है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। इन तो सभी के लिए एक अलग से व्यक्तिगत शैक्षिक प्रोग्राम होता है जिसके अकॉर्डिंग इनको पढ़ाया जाता है। तो पहला गलत है, सिर्फ और सिर्फ डिसेबल्ड बच्चे नहीं मिलेंगे। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ओनली 2 इज द राइट उत्तर। पॉइंट इज क्लियर? ठीक है जी, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर
7 पे, which of the following is an effective activity when teaching political science through the polity of conversation in the classroom? कक्षा में वार्तालाप की कार्यनीति के माध्यम से राजनीतिक विज्ञान के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली क्रियाकलाप या फिर कौन सी एक्टिविटी का आप इस्तेमाल कर सकते हो? भाई देखते हैं कौन सी एक्टिविटी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हैं, आस्किंग स्टूडेंट्स टू, देखो एक्टिविटी वो हम इस्तेमाल करेंगे जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा एक्टिव हो, जिसमें पूरी एक्टिविटी कंट्रोल मैक्सिमम उसके पास हो। देखते हैं भाई, आस्किंग स्टूडेंट्स टू प्ले द रोल ऑफ पंचायत प्रेसिडेंट एड्रेसिंग द मेंबर ऑफ ग्राम सभा, ठीक है भाई, इसमें रोल प्ले करना है बेसिकली पहले पॉइंट में। दूसरा, आस्किंग स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर अ प्ले बेस्ड ऑन एनी करंट पॉलिटिकल इशू, यहाँ पे बस प्रिपेयर की बात करी गई है, रोल को, प्ले को प्रिपेयर करने की बात करी है, प्ले करने की बात नहीं करी गई। से स्टूडेंट्स टू राइट अ प्ले बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इधर भी प्ले को लिखने की बात करी गई है सिर्फ। और आज स्टूडेंट्स टू सी अ ड्रामा बेस्ड ऑन पॉलिटिक्स, इसमें सिर्फ देखने की बात करी है, आप कोई मूवी देख लो, कोई वेब सीरीज देख लो, उसकी बात करी गई है। तो इनमें से आप खुद बताओ सबसे ज्यादा बच्चा एक्टिव किसके अंदर, जिसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होगा, पहले में जिसमें रोल प्लेइंग करेगा। पॉइंट इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अगले सवाल चलते हैं। दैट इज अ टाइप ऑफ टीचिंग विच एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू प्ले अ मोर एक्टिव रोल in their learning process by solving problem designed to press a Salmon concept or by answering a series of question। एक पर थोड़ा सा सैलमन पता नहीं गलत हो चुका है इंग्लिश में। एक प्रकार का शिक्षण है जो छात्रों को एक सामान्य अवधारणा को पेश करने के लिए डिजाइन की गई समस्याओं को हल करने या प्रश्नों की एक श्रृंखला का जवाब देने के लिए के द्वारा अपनी अधिगम की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक बार इसका मैं इंग्लिश में आपको फिर से दिखा रहा हूँ, एक बार देख लो ना। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9 है। डैश इज अ टाइप ऑफ टीचिंग दैट encourages students to play a more active role in their learning process by solving problems designed to answer general concepts और answering a series of question। बेसिकली इनमें से कौन सी अप्रोच में बच्चा सबसे ज्यादा मतलब कंपैरेटिवली अच्छा एक्टिव रोल निभाता है, लिखा हुआ ना प्ले अ मोर एक्टिव रोल, क्योंकि जहां से उसने उठाया तो उससे पहले कोई कंसेप्ट की बात करी हुई, उसके अकॉर्डिंग लाइन लिखी हुई है टू प्ले अ मोर एक्टिव रोल, जिसमें वो स्पेशली जो प्रॉब्लम डिजाइंड है उनका आंसर देता है या फिर सीरीज ऑफ क्वेश्चंस का आंसर देता है। तो ऑप्शंस आपके ये हैं, एक्सप्लोरेशन अप्रोच, इंक्वायरी अप्रोच, लेक्चर अप्रोच और एक्सपोजिटरी अप्रोच। ये थोड़े से ऑप्शन में गलती है, मैंने ऑप्शन बाकी आपके यहाँ ठीक कर दिए हैं, एक बार आप देखना क्या हो गया, रुको एक बार। ये ऑप्शंस हैं, एक्सप्लोरेशन अप्रोच अन्वेषण उपागम, पूछताछ उपागम, डिस्कवरी अप्रोच, एक्सप्लेनेशन मेथड व्याख्यान पद्धति और एक्सपोजिटरी अप्रोच वर्णनात्मक उपागम। अब क्या है, क्योंकि वो कन्वर्जन की गई है तो यहाँ पे वो कन्वर्जन से इंक्वायरी अप्रोच बच गया है, बन चुका है, जो कि असल में पेपर में था डिस्कवरी अप्रोच। समझे इस बात को, बाकी ऑलमोस्ट सही चीज दी हुई है। अब आप कंफ्यूज हो गए होगे, जिसने नहीं पढ़ी होगी पर्टिकुलर कोई कंसेप्ट तो शायद इसका उत्तर ना दे पाओ, बाकी आपने उत्तर दिया तो बहुत बढ़िया। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ इसका उत्तर। 510 ब्लॉक 1 पेज नंबर 82, 510 ब्लॉक 1 पेज नंबर 82 में आपको दिखा देता हूँ। लो जी 82। डिस्कवरी अप्रोच बेसिकली जो मेन प्रोपोनेंट्स थे इसके, जेरोम ब्रूनर, हिल्डटाबा, कहाँ गया, हिल्डटाबा, रॉबर्ट डेविस और अदर भी थे। ठीक है, इसमें ही बात करी गई है, द डिस्कवरी अप्रोच इज अ टाइप ऑफ टीचिंग दैट एनकरेजेस द स्टूडेंट टू टेक अ मोर एक्टिव रोल। मोर एक्टिव रोल किसके अकॉर्डिंग, पीछे हमने एक और अप्रोच के बारे में बात करी है, उसके अकॉर्डिंगली बता रखा है भाई, इसके अकॉर्डिंगली हम और एक्टिव रोल निभाते हैं, ये बता रखा है ना एक्सपोजिटरी अप्रोच। ये बहुत अच्छी चीज अप्रोच है और इनमें से ना बहुत सारे क्वेश्चन आपको आगे आने वाले, जैसे खासकर इस ये जो आपका देख रहे हैं SR CR JR AR, ये आपको हर बार अगले आने वाले देखते हैं आपको दिखेंगे वो क्वेश्चन। ठीक है, तो मोर एक्टिव रोल को एनकरेज करता है जिसमें बच्चों को सीरीज ऑफ क्वेश्चंस का जवाब देना पड़ता है। ठीक है, अब डिस्कवरी अप्रोच भी 3 टाइप की होती है, ओपन होती है, गाइडेड होती है और डिस्कवरी मेथड डिस्कवरी डिडक्टिव डिस्कवरी मेथड होता है। अब जो ओपन और गाइडेड होती है, ये दोनों की दोनों जो पहले वाली हैं ये इंडक्टिव थिंकिंग पे डिपेंड करती हैं, और जो तीसरी डिडक्टिव डिस्कवरी अप्रोच ये होती है डिडक्टिव थिंकिंग में बेस्ड। ठीक है, जो ओपन डिस्कवरी है वो यूज करते हैं साइंटिस्ट और जो गाइडेड डिस्कवरी है वो यूज करते हैं टीचर्स। ये सवाल भी PYQ में आपको दिख जाएगा, प्लस एक सवाल आपको ये दिखेगा। ठीक है, चलो जी, पॉइंट इज क्लियर, कहाँ से क्या उठाया गया है ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो इसका क्या है, डिस्कवरी अप्रोच, वही सेम लाइन उठा रखी है कि कहाँ से क्या करते हैं, समझ गए। अब एक प्रॉब्लम है, चलो मतलब ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं कि मैं बताऊं आपको, बाकी आप ठीक है, प्रॉब्लम बस यही थी
यहाँ पे इंक्वायरी अप्रोच थोड़ा सा लैंग्वेज भी दिक्कत थी, असल में पेपर में आपको डिस्कवरी अप्रोच ही मिलेगा। पॉइंट इज क्लियर। Which of the following assessment methods can be used to obtain a balanced picture of a child's progress in science? विज्ञान में बच्चों की प्रगति की बुलंद तस्वीर प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सी मूल्यांकन पद्धति का उपयोग किया जा सकता है? पहला है टीचर ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल ठीक बात है भाई, असेसमेंट के लिए तो हम ऑब्जर्वेशन कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कंसेप्ट मैपिंग, कि बच्चों के कंसेप्ट कितने क्लियर हैं भाई, वाटर के नीचे दो चीजें कौन कौन सी आती है, फिर वाटर साइकिल में क्या क्या चीज आती है, वो कंसेप्ट मैपिंग करवा के हम देख सकते हैं, बेसिकली असेसमेंट। परफॉर्मेंस ऑन टीचर डिजाइन टास्क, बेसिकली टीचर ने कोई असाइनमेंट बना दिया और उसकी परफॉर्मेंस चेक कर ली, तो बस वही सेम बात है, कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं। 1 2 एंड 3 इसके तीनों ही ऑप्शन आ जाएंगे उत्तर। अच्छा, अब ये बाकी अगर लिखने हुआ देखा हुआ कि भाई क्वेश्चन नंबर 190 510 ब्लॉक 2 पेज नंबर 37, 510 ब्लॉक 2 पेज नंबर 37, बेसिकली ये 3 पॉइंट तो हैं, इसके साथ और मैं पॉइंट्स आपको दिखाता हूँ। इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट्स, इवेल्युएशन ऑफ प्लान्ड करिकुलम, बेसिकली इन मेथड से आप बच्चों के एक बैलेंस पिक्चर ले सकते हो। कौन कौन से? टीचर ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्वेश्चन में आया हुआ है, कंसेप्ट मैपिंग क्वेश्चन में आया हुआ है, परफॉर्मेंस ऑन टीचर डिजाइन टास्क ये पेपर में आया हुआ है, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस ऑब्जर्व्ड बाय टीचर एंड प्रेजेंटेड इन पोर्टफोलियो। बेसिकली प्रोडक्ट क्या होता है? जो आप पेपर देते हो एफ एस ए, उसमें क्या होता है? प्रोडक्ट आता है। प्रोडक्ट का मतलब नंबर आते हैं कि भाई 100 में से 38 नंबर, 100 में से 50 नंबर, 100 में से 80 नंबर, प्रोडक्ट। प्लस आप प्रोसेस भी ऑब्जर्व कर सकते हो। प्रोसेस आप थ्रू ग्रुप डिस्कशन की बच्चे का थिंकिंग प्रोसेस क्या है, बच्चा सोच कैसे रहे, वो आप कर सकते हो, प्लस उसके पोर्टफोलियोज को चेक कर सकते हो। बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत है ही नहीं भाई इसमें तो, ये तो इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। चलो भाई, कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स एंड 4 बुक्स इज 95 रुपीज। 3 पेन और 4 किताब का जो क्रय मूल्य है वो 95 है, और 5 पेन और 2 किताब का जो क्रय मूल्य है वो 65 है। तो बताओ एक बुक का प्राइस कितना होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो इसमें ना मैं थोड़ा सा आपको एक तरीका बताऊंगा, ठीक है? तरीका तो आप सभी को पता होगा, बस थोड़ा सा एक आसान करने का, जिसमें आपको बहुत कम लिखना पड़ेगा। देखो, आपको सभी को पता है कि आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। पेन को मैंने मान लिया x, बुक को मैंने मान लिया y, करनी पड़ेगी। अब ये 3x + 4y = 95 लिखोगे पेपर में? मत लिखो। हम लिखते हैं ना हर चीज लिखने की आदत पड़ रखी है, मत लिखो। आपको दिमाग में पता है यार 3x लिखा हुआ है, 4y है 95, वो तो सब इक्वेशन लिखी हुई है, थोड़ा ऑब्जर्व करो, ठीक है? विजुलाइज करो। उसके बाद इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? 5x + 2y = 65। अब क्या करोगे? मल्टीप्लाई करके, इक्वेट करके माइनस ही करोगे, यही तो करना है। अब क्या करो, इस पूरी इक्वेशन को, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, इसका सीधा मल्टीपल ही है। देखो 3 और 5 ऐसे ना को प्राइम नंबर्स को अगर हो सके तो अवॉइड किया करो, क्योंकि होगा क्या, अगर आप 3 और 5 को इक्वेट करना, लाइक बराबर करना चाहोगे, तो होगा क्या कि इसको पूरे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से, और कैलकुलेशन लंबी हो सकती है। जब आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि इस 2 का मल्टीपल 4 है, तो आप क्या कर सकते हो, इस सिर्फ नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको पता है ये 4y आ जाएगा, ये 4y आ जाएगा, और माइनस करोगे तो कटना ही है, ऑब्वियस ही बात है। ये 3 का 3 रहेगा और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। 10 में से 3 गए 7x आएगा, और ये 95 है, और ये 2 गुना करोगे 65, 65 गुना 3 130, 130 में से 35 घटाओगे कितना? 130, 130 में से 95 घटाओगे कितना? 35। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। सिंपल सी बात है। अब देख लो, 3 पंजे 15, 15 रुपए की तो पेन है। किताब कितने की मिलेंगी? 80 रुपए की मिलेंगी, 80 की तो बच गई। 4 किताब है तो एक किताब 20 रुपए की। समझ पा रहे हो? तो ऐसे ही भाई मैथ तेज होती है, इसका और कोई तरीका थोड़ी, कुछ अलग ही बता दूंगा आपको। समझ पा रहे हो? बाकी ये देख लो, ये 3x था प्लस 4y था, यहाँ पे 95 लिखना था, है ना? उसके बाद 5x था और 2y था, यहाँ पे 65 था, मैंने कुछ नहीं किया, नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 10x आ गया, प्लस में यहाँ पे 4y आ गया, और यहाँ पे 130 आ गया, और नीचे वाली इक्वेशन, जो ऊपर वाली इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दी, 4y 95 माइनस कर दिया, माइनस करोगे तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये 7x आएगा। तो राइटिंग देख लेना, 4y से 4y कट जाएगा, 130 में से 95 गए कितने? 35, वही आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू 5 आ गई। कोई दिक्कत? तो एक पेन की कीमत 5 रुपये है, और कॉपी की कीमत आपकी 20 रुपये की एक है। समझ गए? ऑप्शंस वही है, बोथ 1 and 2, केवल 1 and 2 था। ऑप्शंस में मेरा ध्यान है मेन क्वेश्चन दिखाने में। Which of the following statement is correct about fair testing method used by a teacher in science classroom? तो fair testing विज्ञान कक्षा में शिक्षक द्वारा उपयोग किए जाने वाले निष्पक्ष परीक्षण
जांच पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही है? दे आर कंसर्न्ड विद ऑब्जर्विंग एंड डिस्कवरिंग रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, कि वे चरों के बीच संबंधों को देखने और उनकी खोज करने से संबंधित है। बिल्कुल ठीक बात है, देखते हैं ठीक है कि नहीं। एम्फोसिस इज प्लेस्ड ऑन स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई, स्टूडेंट पे जोर का मतलब जोर नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट पे थोड़ा सा लाइक एक एम्फोसिस होता है कि आप एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ढूंढो। एम्फोसिस इज प्लेस्ड ऑन वन स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई वन और मोर वेरिएबली इंडिपेंडेंट, बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है क्योंकि कन्वर्जन के लिए तो गलती होगी, टू मैनिपुलेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर फैक्टर्स, अन्य कारकों को अन्य कारकों से स्वतंत्र रूप से हेर फेर करने के लिए एक नया अधिक स्वतंत्र चरों की पहचान करने के लिए विद्यार्थी पर जोर दिया जाता है। अब देखो जिसने फेयर टेस्टिंग पढ़ ली उसको समझ आ गया होगा। देखो तुक्के वाली बात अलग है भाई, वो मैं जिसने तुक्का मारा है कि भाई दोनों ही पॉजिटिव लग रही हैं तो ठीक है भाई, बोथ 1 and 2, बट फेयर टेस्टिंग क्या है क्या नहीं है आपको समझ भी तो आना चाहिए। चलो भाई देख लेते हैं। 510 ब्लॉक 1 पेज नंबर 105, 510 ब्लॉक 1 पेज नंबर 105। लो जी, टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। पहली बात ये क्वेश्चन तो आपको आगे आने वाले पीवाईक्यूज में दिख जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फेयर टेस्टिंग होती है, ये इन्वेस्टिगेशन टाइप है कुछ खोजने के। क्लासिफाइंग एंड आइडेंटिफाइंग है, पैटर्न सीकिंग है, एक्सप्लोरिंग है, इन्वेस्टिगेशन मॉडल्स है, एंड मेकिंग थिंग्स और डेवलपिंग थिंग्स, ये है फेयर टेस्टिंग। फेयर टेस्टिंग में हमें क्या करना होता है, बेसिकली हमें वेरिएबल्स के अंदर रिलेशनशिप फाइंड आउट करना पड़ता है। जो भी हम कोई चीज इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उसी के अंदर कोई ना कोई वेरिएबल्स के अंदर रिलेशनशिप फाइंड करना पड़ता है थ्रू ऑब्जर्वेशन और एक्सप्लोरेशन। अब इसमें होता क्या है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन या फिर कोई भी चीजें वर्क करती है तो उसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब ये है कि जिसके ऊपर किसी का असर नहीं है, जिसके ऊपर किसी का असर नहीं है, बट वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाकियों पर असर कर सकता है। तो वही इसमें हमारा मेन काम क्या होता है, मेन काम द एम्फोसिस इन सच इन्वेस्टिगेशन इज फॉर पीपल्स टू आइडेंटिफाई वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स टू बी मैनिपुलेटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर फैक्टर्स, ताकि हम उसको ही चेंज कर सके, फिर उसको थोड़ा मैनिपुलेट कर सके ताकि हमारा एक्चुअल रिजल्ट भी बदलता रहे। समझ गए? तो इसे हम कहते हैं फेयर टेस्टिंग। इसको मैंने ऑलरेडी क्लास में समझा रखा है, ये सारी चीजें मैंने समझा रखी हैं क्लास में, कौन सी चीज क्या है, कैसे काम करती है, बस ठीक है। तो अगर आपको समझ नहीं है तो आप डिटेल पेडागोजी स्पेशल ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल डॉट से पढ़ाया गया है और मास्टरी तक। पॉइंट इज क्लियर? तो बेसिकली एक लाइन तो उसमें ये उठाई गई है ना, इन्वेस्टिगेशन आर कंसर्न्ड विद ऑब्जर्विंग एंड एक्सप्लोरिंग रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, और एक लाइन ये उठाई गई है, द एम्फोसिस इन सच इन्वेस्टिगेशन इज फॉर पीपल टू आइडेंटिफाई वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स टू बी मैनिपुलेटेड इंडिपेंडेंटली, ये लाइन उठाई गई है। ऑफिशियल पेपर में आपको लाइन मिलेगी। अच्छा ये मैं भी मार्क कर लाई ऑलरेडी, जब मैंने क्लास करवाई थी 1-1.5 साल पहले जब की है, ठीक है। तो ठीक है भाई, दोनों इसके ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको इसमें कंटेक्स्ट दिखाता हूँ इसका। इसमें भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ लिखी हुई है, इसमें भी ना ऐसे कोई अलग चीज़ नहीं है, बस यहाँ पे क्या है टेक्स्ट बुक में यहाँ पे ना अनबायस्ड टेस्ट लिखा हुआ है, लिखा हुआ ना आप अनबायस्ड टेस्ट, जो कि यहाँ पे है क्या, फेयर टेस्टिंग। ठीक है, तो बस थोड़ी सी यहाँ पे गलती है इसकी लैंग्वेज में, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, बोथ 1 and 2 इसका उत्तर होने वाला है। ठीक है जी, बोथ 1 and 2 इसका उत्तर है, समझ गए ना। चलो जी आगे। Which of the following learning objectives can be included in teaching plan designed to increase diversity and unity in India? तो आप किसी एक चैप्टर को पढ़ा रहे हो, जो चैप्टर का नाम है इंक्रीज डाइवर्सिटी एंड यूनिटी, बेसिकली वही है, हिंदी में क्वेश्चन था ऑफिशियल आंसर की में थोड़ा कन्वर्ट किया गया, तो ये असल में इंक्रीज नहीं है और कुछ मिलेगा। तो बेसिकली आप डाइवर्सिटी और यूनिटी का चैप्टर पढ़ा रहे हो, हिंदी में लिख लो, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम उद्देश्य कक्षा 6 के स्तर पर भारत में विविधता तथा एकता बढ़ाने के लिए निर्मित पाठ्य योजना शामिल हो सकती है। बेसिकली आप बच्चों को पढ़ा रहे हो क्या, डाइवर्सिटी एंड यूनिटी इन इंडिया, तो उसको बढ़ावा देने के लिए, उस चीज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को समझाने के लिए कि देखो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद बच्चे क्या क्या कर पाएंगे, तो वही बोला हुआ है इनमें से कौन कौन से लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं उस चैप्टर के। प्रूव हाउ डाइवर्सिटी कल्चर एंड पीपल आइडेंटिफाई इन द वर्ल्ड। पहली बात हमारा यहाँ पे डाइवर्सिटी एंड यूनिटी इन इंडिया, इंडिया की बात है, तो आप यहाँ वर्ल्ड की बात कैसे ले आए। सिद्ध कर सकेंगे विषयों में विविधता संस्कृति तथा लोगों की पहचान को कैसे प्रभावित करता है। तो पहला जो पॉइंट है गलत है। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ सोशल साइंसेज टू नो अबाउट वर्ल्ड हिस्ट्री, तो क्या है वर्ल्ड हिस्ट्री की बात है, डाइवर्सिटी और विविधता में कहीं वर्ल्ड हिस्ट्री आई, वर्ल्ड की तो बात हुई नहीं, पहली बात इंडिया की बात कर रहे हैं, तो ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता।
टू आइडेंटिफाई द डाइवर्सिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स इन सोशो कल्चरल मैप ऑफ इंडिया। भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में विविधता विशेषताओं के स्थान पर पता लगा सकते हैं भाई, मैप में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है भाई, देखते हैं ठीक हो सकता है। टू प्रिपेयर अ चार्ट अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ एशियंट सिविलाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू कल्चरल डाइवर्सिटी। तो इसमें चार्ट प्रिपेयर करना है एंशियंट सिविलाइजेशन का। तो कोई मतलब नहीं, इसका भी कोई मतलब नहीं। बेस्ट ये है क्या, सामाजिक सांस्कृतिक मानचित्र पे लगाना बेसिकली। हाँ भाई, मार्क आउट करना कि हमारे यहाँ कुछ पॉपुलेशन ये है, कुछ यहाँ पे है। ठीक है, बेसिकली वो चीज। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो 509 ब्लॉक 2 पेज नंबर 69। 509 ब्लॉक 2, ये रहा, सॉरी ब्लॉक 2 पेज नंबर 69। यहाँ से क्वेश्चन उठाया गया कि आपने एक लेसन प्लान प्रिपेयर किया डाइवर्सिटी यूनिटी इन इंडिया, तो क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। बेसिकली इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद बच्चों के पास क्या 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 बच्चा कर पाएगा। तो पहला है आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्सिटीज, अलग डाइवर्सिटीज को आइडेंटिफाई कर पाएगा, बिल्कुल ठीक बात है भाई। एक्सप्लेन द नेचर एंड कॉजेज ऑफ ऑल सच डाइवर्सिटीज, की जो डाइवर्सिटीज हैं, जो विविधता है हमारे देश में, वो क्यों है, बिल्कुल ठीक है भाई, कर पाएगा। जस्टिफाई हाउ डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया एक्ट एज द बेसिस ऑफ यूनिटी, की ये विविधता हम सब में एकता कैसे लाती है, जस्टिफाई कर पाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ डाइवर्सिटी फीचर्स इन इंडिया सोशल कल्चर मैप, तो इंडिया सोशल कल्चर मैप में आप ढूंढ पाओगे कि हाँ भाई डाइवर्सिटी की लोकेशन है, कि भाई यहाँ से लोगों में बदलाव आ जाता है। बेसिकली बॉर्डर आप चेक कर लो यार, बॉर्डर क्या, आप डाइवर्सिटी के हिसाब से तो आप देख लो 1 किलोमीटर के अंदर दायरे में आपको कितने तरह के लोग दिख जाएंगे। किसी ने धोती पहन रखी, किसी ने साड़ी पहन रखी, किसी ने कोट पैंट पहन रखा, किसी ने जीन्स पहन रखी, किसी ने सलवार पहन रखी है, समझ रहे हो वो चीज। प्रिपेयर प्रोजेक्ट्स प्लान रिलेटिंग टू, और जो भी प्रोजेक्ट प्लान बनाओगे वो किसके अकॉर्डिंगली बनाओगे, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, फिर यूनिटी इन डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंगली आप बच्चों से प्रोजेक्ट या फिर प्लान्स बनवा सकते हो। पॉइंट इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसका, बेसिकली ये पॉइंट है उठाया गया। ऑफिशियल आंसर जो पेपर है उसमें ये पॉइंट मिलेगा, क्योंकि मैंने बताया ना कन्वर्जन हो रखी है तो थोड़ी सी दिक्कत है, बाकी तो कोई दिक्कत आनी नहीं है। हाउ मेनी आवर्स इज इक्वल टू 1 सोलर डे, बेसिकली एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। ठीक है, सोलर डे से हम कहते हैं जिसमें पूरे दिन में 24 घंटे। अच्छा, इस सोलर डे को ना ये मत मान लेना कि दिन सूरज तो भाई इतने घंटे आता है तो 24 कैसे, वो एक डेफिनेशन सोलर डे की। सोलर ईयर होता है, सोलर डे होता है, तो सिंपल सी चीज वो है। बाकी अगर आपको देखना हो मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपके बाकी जो कंसेप्ट है पॉइंट के ऊपर नीचे वाले वो भी आप क्लियर कर लो। 504 ब्लॉक 2 पेज नंबर 121। देखो मुझे दिखाने की तो कोई नीड है नहीं, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन था, बट मैं चाहता हूँ कि आप ना थोड़े से ऊपर नीचे वाले चीजों से रूबरू हो जाओ। ये सोलर डे क्या होता है भाई, एक्सिस पे कैसे घूमती है, सोलर ईयर क्या होता है, सोलर ईयर देख लो, करेक्ट पेपर में आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ, अब पहले तो नहीं आया बट आ जाएगा। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकंड, भाई आपको अंदाजा भी नहीं है वो इस डेटा के साथ कैसे खेल जाएगा, और आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसको लिख लो, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47 दिन, रफली 365 1/4, जब भी हम हर 4 साल में एक एक्स्ट्रा लीप ईयर ऐड कर देते हैं। पॉइंट इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं भाई, आगे चलते हैं। 196 which of the following are the approaches adopted by social scientists in understanding sociology, सोशियोलॉजी को समझने के लिए साइंटिस्ट ने कौन कौन सी अप्रोचेस को अडॉप्ट किया। ठीक है भाई, देखो तुक्के वाली बात अलग है, वो हम सब में हमें पता है कि भाई सारे पॉजिटिव हैं, या फिर ठीक है भाई सारी अप्रोच लग रही है तो टिक कर दिया, वो चीज़ नहीं चाहिए। चीज़ जो चाहिए वो है कि पता भी हो कंपैरेटिव अप्रोच क्या है, फंक्शनल अप्रोच क्या है, हिस्टोरिकल अप्रोच क्या है, स्टैटिस्टिकल अप्रोच क्या है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। चलो जी देखते हैं। समाजशास्त्र को समझने के लिए सामाजिक वैज्ञानिक ने निम्नलिखित में से कौन से दृष्टिकोण को अपनाया, तो आप तुलनात्मक है, कार्यात्मक है, ऐतिहासिक है और सांख्यिकीय है। ठीक है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। 509 ब्लॉक 2 पेज नंबर 62, 509 ब्लॉक 2 पेज नंबर 62। मेथड्स एंड अप्रोचेस अडॉप्टेड बाय सोशल साइंटिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजी, बेसिकली 4 अप्रोच है। हिस्टोरिकल अप्रोच है, दूसरा कंपैरेटिव अप्रोच है, तीसरा फंक्शनलिस्ट अप्रोच है, और चौथा स्टैटिस्टिकल अप्रोच है। अब ना ये एक बार पढ़ लेना, वैसे तो मैंने कोर्स में ऑलरेडी समझा रखा है तो उसको तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो ऑलरेडी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं एक बार उनको पढ़ लेना। ठीक है भाई, एक जो चीज में क्वेश्चन आएगा, एक तो ये स्टेटमेंट आएगी आगे आने वाले पेपरों में आपके पास, ये स्टेटमेंट। ठीक है, बेसिकली कुछ नहीं करना आपको, जहां पे भी आपको ये अप्रोच दिख जाए
सोशियोलॉजी की, किसकी, सोशियोलॉजी की। और कोई स्टेटमेंट पूछ ले, बेसिकली बस दो ही स्टेटमेंट है, एक तो ये स्टेटमेंट है, और अगर इस स्टेटमेंट में आपको दिख जाए पास्ट सोसाइटीज, क्या दिख जाए, पास्ट सोसाइटीज। पास्ट सोसाइटीज कब होती है, हिस्ट्री में होती है, हिस्ट्री पुरानी, तो हिस्टोरिकल अप्रोच। एक पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट जो आपके पास आएगा आगे आने वाले पेपरों में, ये चीज, जब भी सोशियोलॉजी कोई क्वेश्चन दिख जाए जिसमें डेफिनेशन पूछ ले, तो जिस भी डेफिनेशन में आ जाए फंक्शंस ऑफ सोसाइटी, कौन सी, फंक्शंस ऑफ सोसाइटी, तो वो हो जाएगी फंक्शनलिस्ट अप्रोच। समझ गए, पॉइंट इज क्लियर, कर दोगे, कर देना जब पेपर में आएगा। बाकी सारे की सारी इसकी अप्रोचेस होती हैं, मैंने आपको फिर से देख लो एक बार दिखाऊं क्या। फंक्शनलिस्ट है, स्टेटिस्टिकल है, कंपैरेटिव है और हिस्टोरिकल है। तो वही है, कंपैरेटिव, फंक्शनलिस्ट, हिस्टोरिकल और स्टैटिस्टिकल। तो 1 2 3 4 इज द राइट उत्तर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मॉडल एज अ लर्निंग रिसोर्स इन सोशल साइंस। इसमें ना आप में से काफी सारे बच्चों ने गलती करी होगी, काफी सारे बच्चों ने, या फिर गलती करोगे। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विज्ञान से सीखने के संसाधन के रूप में एक प्रकार का मॉडल नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 7% बच्चों ने उत्तर दिया है। इनमें से कौन सा मॉडल नहीं है, बेसिकली बात करी गई है सोशल साइंस के अंदर। तो सिंपल, वर्किंग, फिजिकल और सेक्शनल मॉडल। तो डिपेंडिंग अपॉन आपकी नॉलेज आपने शायद क्या उत्तर दिया, फिलहाल तो मुझे नहीं पता, बट आप एटलीस्ट फिजिकल मॉडल को तो अपने ऑप्शंस में कंसिडर कर रहे होगे, हाँ भाई फिजिकल मॉडल भी एक मॉडल मिलेगा। तो शायद आपने सिंपल मॉडल को हटाया होगा या फिर सेक्शनल मॉडल को हटाया होगा। बाकी अगर आपने सही उत्तर दिया तो बहुत बढ़िया, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो जी, मैं आपको दिखाता हूँ मॉडल्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे इनका काम होता है। मॉडल है 509 ब्लॉक 3 पेज नंबर 70। बता रहा हूँ फिर से, पेज नंबर 509 ब्लॉक 3 पेज नंबर 70। कौन सा, 70। चलो भाई, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको दिखाने वाला हूँ। ये डायरोमा, रियलिया, ये आगे आने वाले पेपर्स में आपको 100% देखने को सवाल मिलेगा इनके बारे में। अच्छा, उसके बाद मैप्स एंड ग्लोब्स। मैप्स क्या होते हैं, मैप्स कितने टाइप के होते हैं, और रिलीफ मैप, प्लेट्यू, माउंटेन मैप। तो रिलीफ के जो मैप के टाइप हैं वो भी 2 टाइप होते हैं, फिजिकल मैप है ना, और रिलीफ मैप, वो मैं आप करवा दूंगा। इंडियन पॉलिटिकल मैप, इंडियन फिजिकल मैप और ग्लोब। दिख गया। मॉडल्स, मॉडल्स बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है सिंपल स्टैटिक, जो कि आप मान लो मॉडल ऑफ अर्थ मान लो, या फिर एक पेज पे बनाया हुआ मॉडल। बेसिकली आप देखो, ये देख लो, ये भी एक मॉडल है सिंपल सा, ठीक है, मॉडल मान लिया। सेक्शनल मॉडल, एक बड़ी चीज का एक छोटा हिस्सा, एक बड़ी चीज का एक छोटा हिस्सा, वो होता है सेक्शनल मॉडल। जैसे कि आप देख पा रहे हो, सेक्शनल मॉडल है ये, कोई किसी चीज का कोई छोटा हिस्सा बना रखा हुआ। जैसे कि आप ये मान लो ना, एयरप्लेन का आपने बस इंजन बना दिया, तो वो सेक्शनल मॉडल हो गया। वर्किंग मॉडल है जो कि वर्क कर रहा होता है, जो चालू होता है, उसमें उसमें कुछ ना कुछ आप कर सकते हो, मैनिपुलेशन कर सकते हो, इट इज कॉल्ड वर्किंग मॉडल। वर्किंग मॉडल में आप ये देख लो, इसने क्या बना रखा है, ये वो बना रखा है, सोलर सिस्टम बना रखा है बेसिकली, जिसमें ये बीच में सन है और बाद साइड में वो लगा रखे हैं, क्या बोलते हैं ये आपके प्लैनेट्स वगैरह, और वो घूमेगा। चार्ट्स, ग्राफ्स एंड कार्टून में बता रखा है। इससे अब बहुत सुंदर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एक बार आप जो कर लेना, और बाकी जब क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये 3 मॉडल है, सिंपल, सेक्शनल और वर्किंग। सिंपल मॉडल भी है, सेक्शनल भी है, वर्किंग भी है। फिजिकल मॉडल नहीं है, फिजिकल मैप होता है, फिजिकल मैप होता है। अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, एक निश्चित संख्यात्मक मान वाले प्रतीक को क्या कहा जाता है। वेरिएबल, वेरिएबल में जो चेंज हो सकता है नहीं। एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन एक्स प्लस वाई प्लस वो एक्सप्रेशन होता है। थ्योरम, थ्योरम तो नहीं। कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब स्थिर होता है, इसमें कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। जहां पे हमने पिछली क्लास में वेरिएबल वाली जो लाइन करी थी, उसी के नीचे स्टैटिक वाली लिखी थी, मैं साथ किताब को वही दिखा दी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज यूज्ड विद पेंटिंग। पेंटिंग में कौन कौन सी एक्टिविटीज इस्तेमाल कर हो सकती हैं। देखो, ये मैंने आपको बताया था कि लिसनिंग वाली काफी सारी एक्टिविटीज पढ़ रखी ना हमने, वो कौन सी थी, वो ब्रिटिश काउंसिल किताब से, उसी से सवाल उठा रखा है। अब मैंने बताया ना कि बहुत बेसिक चीजें आप ऑलरेडी सोच समझ के कर लोगे। पेंटिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, पेंटिंग में आपको क्या, लिसन एंड लेबल, देखते हैं भाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लिसन एंड गेस, देख सकते हैं। लिसन एंड प्रिडिक्ट, सुनो तथा भविष्यवाणी करो। लिसन एंड रिपीट, सुनो और दोहराओ। और ना, क्योंकि हिंदी में जो ऑफिशियल पेपर है उसमें हिंदी में क्वेश्चन आया था, थोड़ी सी ना ये पेंटिंग नहीं है, यहाँ पे ड्राइंग है, तो इसका भी आप ध्यान रखना। ड्राइंग और पेंटिंग में भाई जमीन आसमान आसमान का फर्क होता है। तो निम्नलिखित चित्रकारी के साथ किस गतिविधि को कर सकते हो। लिसन एंड गेस में आप क्या कर लो, देखो लिसन तो सब में है ही, आप ड्राइंग कर रहे हो तो उसमें गैसिंग का काम बची क्या गया, कोई गैसिंग काम है, कोई गैसिंग काम नहीं है। क्या उसमें कोई प्रिडिक्शन का काम है, नहीं। और रिपीट का कुछ नहीं है भाई। हाँ, लिसन एंड लेबल में जरूर कर सकते हो कि हाँ भाई कोई आपने ड्राइंग बॉडी पार्ट्स बना दिए, इसका चेहरा बना दिया, इसके हाथ बना दिए, टांग बना दी, और यहाँ पे आप लेबल करो, बट ड्राइंग आपके सामने ही, ड्राइंग से मैनिपुलेशन कर रहे हो आप, है ना।
तो ड्राइंग आपके सामने बनी है बॉडी पार्ट्स की, भाई ये इसके हैंड हो गए, ये इसका हेड हो गया, तो लिसन सुन सकते हो, टीचर बोलेगी भाई इसका लेबल करो, इसमें हेड लेबल करो, हैंड लेबल करो, फिंगर्स करो, वो सब चीजें। बाकी ऑलरेडी ना ब्रिटिश काउंसिल किताब में हम मेंशन मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई थी सारी, लिसन एंड रिपीट में बताया ना, वही बहुत बेसिक चीजें जो आप बेसिक थिंकिंग से भी कर सकते हो। लिसन एंड डिस्क्रिमिनेट, लिसन एंड परफॉर्म एक्शंस, लिसन एंड ड्रॉ कलर। लिसन एंड ड्रॉ में देखो पिक्चर डिक्टेशन इज ऑफन हेल्पफुल, तो इसमें पिक्चर डिक्टेशन काम आएगी। लिसन एंड लेबल में दिस एक्टिविटीज यूज्ड विद ड्राइंग्स, मैप्स और डायग्राम्स, जहां पे लर्नर को बोला जाता है कि भाई आप कोई चीज स्पेसिफिक मार्क करो और वो मार्क कर देता है। ठीक है, तो ये ड्राइंग्स में, मैप्स में, डायग्राम में सब काम आएगी। लिसन एंड गेस बाकी हम सबको आपको बता चुका हूँ कौन सी चीज क्या है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। लिसन एंड ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन कब आएगी? लिसन ट्रांसफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन आप खुद बताओ कब आएगी? ग्रुप में काम आएगी, जब आप ग्रुप में आप बात कर रहे हो और आपकी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही हो। इससे आसान कोई चीज हो सकती है? कोई भी चीज नहीं है। इसका उत्तर है लिसन एंड लेबल। अब पॉइंट इज, टेक्स्ट बुक पर इसका उत्तर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18 है ना? हाँ, टेक्स्ट बुक पर इसका उत्तर लिसन एंड गेस दिया हुआ है, जो कि गलत दिया हुआ है। टेक्स्ट बुक पर इसका उत्तर क्या दिया हुआ है? लिसन एंड गेस, जो कि गलत दिया हुआ है। तो अब मैंने आपको दिखा दिया। लिसन एंड लेबल में आप देख लो क्या है, एक्टिविटीज इज यूज्ड विद ड्राइंग। ठीक है, गेसिंग का काम हम बेसिकली कोई स्टोरी सुनते सुनते या फिर किसी का डिस्क्रिप्शन सुनते सुनते करते हैं। पेंटिंग में सच या फिर ड्राइंग में सच कोई काम नहीं है गेसिंग का। समझ गए? तो इसका ओनली वन उत्तर है। ऑफिशियल आंसर ओनली वन, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन का उत्तर है। ऑफिशियल आंसर की में भी इसका यही उत्तर है, फर्स्ट जो हमने किया है। डैश इज द एक्टिविटी ऑफ ब्रेकिंग एन ऑब्जर्वेशन और थ्योरी डाउन इनटू सिंपल कंसेप्ट। तो मैं आपको दूसरी चीज बताता हूँ। अगर आप कोई भी चीज को तोड़ तोड़ के समझोगे, तोड़ तोड़ के मतलब विश्लेषण करके समझोगे, तो वो होता है एनालिसिस। तो यही लिखा हुआ है ब्रेकिंग अ थ्योरी डाउन इनटू सिंपलर कंसेप्ट, तो ये है एनालिसिस। और अगर आप किसी चीज को जोड़ जोड़ के समझोगे, जोड़ जोड़ के, तो वो होता है निर्माण, संश्लेषण जिसे हम कहते हैं, सिंथेसिस। समझ गए? तो आप सभी ने कर दिया, कोई ब्रेकिंग समझ के सबने कर दिया। लास्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम, छोड़ दो इस थोड़ा क्वेश्चन की फॉर्मेशन गलती है। दो परस्पर अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? एक बार इंग्लिश में देख लो, इंग्लिश के लिए। बेसिकली हमसे पूछा है HCF क्या होगा टू म्यूचुअली प्राइम नंबर्स का। अगर आपको वैसे भी देखो, मैं देख पा रहा हूँ 32% बच्चों का उत्तर है। ये तुझे मुझे जब स्टेटमेंट आ देना मैथ के, तो आपको कुछ नहीं करना, आप खुद एग्जाम्पल ले लो। अगर आपको ना आए, वैसे तो कुछ इसमें है नहीं, फॉर एग्जाम्पल दो म्यूचुअली प्राइम नंबर लेने हैं, मैंने 3 ले लिया और 5 ले लिया, 3 में एक प्राइम नंबर है, 5 भी। अब इन 3 और 5 का एलसीएम HCF कितना आ रहा है? 1। और एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा उनका प्रोडक्ट। समझे? और एग्जाम्पल ले लो, 5 और 7 दोनों के दोनों क्या है? प्राइम नंबर्स है। इन दोनों का HCF, इन दोनों में कुछ कॉमन है? 5 और 7 में कोई कॉमन नहीं है, एक ही आएगा HCF। एलसीएम क्या आएगा? दोनों का प्रोडक्ट। तो अगर पूछ ले यहाँ पे HCM, ये HCF पूछा है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना? तो क्या आएगा? 1। और अगर फैक्टर पूछ रहे तो 1 ही आएगा। इसको आप GCF बोलो, बेसिकली थोड़ा सा यहाँ पे कन्वर्जन में दिक्कत है, इसको आप बोलो GCF, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। समझ गए? थोड़ा सा यहाँ पे ना कन्वर्जन में दिक्कत हुई, अगर थोड़ा सा आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो, कन्वर्जन में दिक्कत हुई, यहाँ पे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में बात करी। समझ गए? तो यहाँ पे बनाएगा। मैं बता रहा हूँ फिर से, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल ध्यान मत देना, कन्वर्जन में दिक्कत हुई है, यहाँ पे भी मैक्सिमम तक उल्टी सीधी है। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर GCF या फिर HCF के बारे में पूछा गया। समझ गए? पॉइंट क्लियर? 1। अगर एलसीएम पूछते तो क्या आता? उनका प्रोडक्ट। समझ गए? चलिए दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं 11 मार्च शिफ्ट 3 के साथ। हमारे जो भी इस शिफ्ट का सिलसिला था हमने कर दिया खत्म। अगली बार से मैं ट्राई ये करूंगा कि एक क्लास में अराउंड 30 क्वेश्चन कवर कर लें, ताकि जो हमारा इतना बड़ा सिलसिला जो ऑलमोस्ट 50 क्लास तक जाने वाले, थोड़ा सा कंसाइज होके वो मैं विद इन नवंबर खत्म करा दूं। ठीक है? क्लास आपको कैसी लगी एक बार आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। अच्छी लगी तो बहुत अच्छा, कमेंट करके बता देना। थैंक यू सो मच।